मूवी की शुरुआत में हम रात के समय एक ऑफिस में एंड्रिया नाम की महिला को देखते हैं जो काफी घबराई हुई दिख रही थी और वो डिटेक्टिव वेड रॉलिंस को कॉल लगाती है, लेकिन उसकी कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है। इसलिए वो डिटेक्टिव के लिए संदेश छोड़ जाती है कि वो फ्री होकर कॉल बैक करे। जिसके बाद वो लिफ्ट में जाती है और तभी उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसे उठाने पर सामने से आवाज आती है कि तो इस तरह दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये बात सुनकर वो और भी घबरा जाती है, जिसके तुरंत बाद अब लिफ्ट की दीवारें उसके तरफ बढ़ने लगती है और फिर अंत में वो उन दीवारों के बीच दब जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे हम जेन नाम की लड़की को गीना के घर पार्टी में आता देखते हैं, जहां हमें जेन के बारे में कुछ पता चलता है कि वो काफी डिप्रेस्ड रहती है और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। अब जेन की डिप्रेशन वाली समस्या को दूर करने के लिए गीना उसे पार्टी में ही मौजूद डॉक्टर कॉलिन से मिलवाती है, जो एक साइकियाट्रिस्ट थे। दरअसल गीना भी डिप्रेशन से पीड़ित थी और डॉक्टर कॉलिन की थेरेपी से उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ था। तब जेन डॉक्टर कॉलिन से मिलती तो है, लेकिन वो उनकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। वहीं पार्टी में जेन को उसका एक्स बॉयफ्रेंड ब्रायन मिलता है, जो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसको भी इग्नोर करती है। फिर सभी डिनर करते हैं, जहां जेन ब्रायन को खाना खाने से रोकती है क्योंकि खाने में सेसमी था और यहाँ हम जान पाते हैं कि ब्रायन को सेसमी से एलर्जी है, जो उसके लिए जानलेवा है। तब ब्रायन बताता है कि वो अपने साथ हमेशा एक एंटीडोट रखता है, जिससे कि यदि वो गलती से सेसमी खा भी ले तो तुरंत इस एंटीडोट की मदद से वो बच सके। अब इसके बाद जेन ड्रिंक करने लगती है और तभी डॉक्टर कॉलिन उसके पास आकर उसे अपना कार्ड देते हैं और जाने से पहले उसे सलाह देते हैं कि यदि वो चाहे तो हिप्नोसिस थेरेपी के लिए उनसे संपर्क कर सकती है। वहीं पार्टी खत्म होने के बाद ब्रायन जेन को उसके घर तक छोड़ता है। फिर अगले दिन जेन गीना से बताती कि उसने ब्रायन के साथ रात गुजारी, जो सुनकर गीना कहती कि तुम डिप्रेशन में होने के कारण सही और गलत का फर्क नहीं कर पा रही हो और इसीलिए तुमने कल रात अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया, जिसका जेन कोई जवाब नहीं दे पाती। तब गीना उसे एक बार फिर से डॉक्टर कॉलिन से मिलने को कहती है और जेन उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनके ऑफिस चली जाती है, जहां पर पहले से एक पेशेंट थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जो कहती है कि डॉक्टर कॉलिन सबको ठीक कर देंगे। जिसके बाद जेन डॉक्टर कॉलिन से मिलती है और बताती है कि वो और ब्रायन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां उनकी नजदीकियां बढ़ी और फिर वो एक साथ भी रहने लगे। यहाँ तक कि ब्रायन उसका मंगेतर भी बन चुका था और जेन प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने बाद उसका मिसकैरेज हो गया, जिससे उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और तभी से जेन डिप्रेस्ड रहने लगी। अब ये सब सुनकर डॉक्टर कॉलिन उसे हिप्नोसिस करने की सलाह देते हैं, जिसके जरिए वो जेन को डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। जिसके बाद वो जेन को हिप्नोटाइज करते हैं, जहां जेन खुद को एक जंगल में पाती है और इसके बाद वो उड़ भी जाती है, लेकिन तब तक 1 घंटा बीत चुका था। पर जेन कहती कि उसे समय का पता ही नहीं चला, बल्कि उसे ऐसा लगा मानो 3 मिनट ही हुए हो। अब इस सेशन के बाद जेन कई बार डॉक्टर कॉलिन से मिलती है और अब वो खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि उसे जॉब भी मिल चुकी थी। लेकिन उसे कभी कभी अजीब से सपने आते थे, जहाँ वो खुद को डॉक्टर कॉलिन के साथ बेड पर देखती थी। फिर एक दिन सेशन के दौरान वो बताती है कि अब वो ब्रायन को इग्नोर कर रही है और उसकी कॉल भी नहीं उठा रही, जिस पर डॉक्टर कॉलिन उसे ब्रायन के साथ डिनर करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक यदि आप उन लोगों से दूर भागोगे जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में गए हो, तो उनकी फिर से मौजूदगी में आप फिर से डिप्रेस हो जाओगे। इसलिए उसे ब्रायन का सामना करना पड़ेगा, ना कि इग्नोर। जेन फिर उनकी इस बात को मानकर ब्रायन को डिनर के लिए बुला लेती है और जब वो एक मॉल से डिनर का सामान खरीद कर बाहर आती है तो उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसको उठाते ही वो खुद को घर पर पाती है, जहाँ डिनर का सामान रखा था और सामने वाली प्लेट से किसी ने खाना भी खाया था। अब ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो तुरंत सामने बाथरूम की तरफ जाती है, जिसका दरवाजा भी पहले से खुला हुआ था, जहाँ उसे ब्रायन मिलता है, जो लगभग मरने की कगार पर था। अब उसे ऐसा देखकर वो समझ जाती है कि जरूर ब्रायन ने सेसमी खाया होगा, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। इसलिए वो बिना देरी किए ब्रायन का एंटीडोट उसे लगाती है, जिसके बाद हम ब्रायन को हॉस्पिटल में देखते हैं। अब इन सब के बाद जेन अपने ग्रोसरी बिल को देखती है, जहाँ
उसने सेजमी ऑयल खरीदा था, लेकिन उसे ये बिल्कुल याद नहीं था कि आखिर उसने ये कब खरीदा। अब इस बात से उसे डॉक्टर कॉलिन पर शक होता है, क्योंकि उसे ये तक याद नहीं था कि वो मॉल से ग्रोसरी खरीदकर घर कब आई। यानी कि कॉल आने के बाद से घर तक पहुंचने का उसे कुछ भी याद नहीं था। इसलिए अब वो डॉक्टर कॉलिन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जहां उसे पता चलता है कि एंड्रिया भी डॉक्टर कॉलिन की पेशेंट थी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में लिफ्ट में देखा था। फिर अगले दिन वो गीना से मिलती है और उसे सारी बात बताती है कि उसे डॉक्टर कॉलिन पर शक है कि ये सब उनकी हिप्नोसिस थेरेपी की वजह से हो रहा है। जिसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उनकी मुलाकात डिटेक्टिव वेड रॉलिन से होती है, और ये वही डिटेक्टिव हैं जिन्हें फिल्म की शुरुआत में एंड्रिया ने कॉल लगाया था। फिर जेन डिटेक्टिव वेड को सारी बात बताती है, जिस पर वेड उन दोनों को एंड्रिया की लिफ्ट वाली फुटेज दिखाते हैं, जहां हम साफ देख पाते हैं कि लिफ्ट की दीवार एंड्रिया की तरफ नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो हैलुसिनेट हो रही थी। दरअसल एंड्रिया को तंग जगह से डर लगता है, जिसकी वजह से जब उसे लगा कि दीवारें उसके करीब आ रही है और वो इनमें दबकर मारी जाएगी, तो एंड्रिया काफी घबरा गई, जिससे उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई और अंत में वो हार्ट अटैक के कारण मारी गई। डिटेक्टिव वेड उसे ये भी कहते हैं कि उन्हें शक है कि डॉक्टर कॉलिन ने ही किसी तरह एंड्रिया को हिप्नोटाइज कर दिया होगा, क्योंकि फुटेज में साफ दिख रहा था कि एंड्रिया फोन कॉल उठाने के बाद ही अलग तरह से बर्ताव करने लगी थी। इस पर फिर जेन भी कहती है कि उसे भी फोन कॉल के बाद कुछ भी याद नहीं। जो जानने के बाद वेड उसे सलाह देते हैं कि वो डॉक्टर कॉलिन के साथ कोई नया सेशन ना करे। फिर वहाँ से बाहर निकलते वक्त गीना बताती है कि उसने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर कॉलिन से एक हिप्नोसिस सेशन करवाया है। अब ये सुनकर जेन फिर से डॉक्टर कॉलिन के पास जाती है, लेकिन इस बार वो फोन का वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है, जिसे वो बाद में उनके बीच हुई सारी बातें सुन सके कि आखिर हिप्नोटाइज करने के बाद डॉक्टर कॉलिन क्या बातें करते हैं। और सेशन के बाद जेन जब रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पता चलता है कि हिप्नोटिस करने के बाद डॉक्टर कॉलिन ने उससे सब कुछ जान लिया था कि उसे और गीना को उन पर शक है। यहाँ तक कि जेन ने ये भी बता दिया था कि वो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही है और इसीलिए उसकी रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं थी, जिसका मतलब ये कि डॉक्टर कॉलिन ने उसके फोन की रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी और सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड होने दिया जितना वो चाहते थे कि जेन जान पाए। अब इसके बाद जेन तुरंत ही गीना को कॉल लगाती है और कहती कि जल्द से जल्द मुझसे मिलो। तभी फिर गीना, जो कि अपने पति के साथ कार में थी, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है जो डॉक्टर कॉलिन ने ही किया था, और फिर वो कहते हैं कि और इस तरह दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये सुनकर गीना को उसके ऊपर एक मकड़ी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और फिर उसकी कार बेकाबू होकर एक ट्रक से टकरा जाती है, जिसमें गीना और उसका पति दोनों मारे जाते हैं। अब ये खबर जानने के बाद जेन और डिटेक्टिव वेड हैरान रह जाते हैं, पर उन्हें पता था कि ये सब डॉक्टर कॉलिन ने किया था, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। जिसके बाद डिटेक्टिव वेड डॉक्टर कॉलिन से मिलकर उससे इस तरह बात करते हैं मानो वो डॉक्टर कॉलिन को बता रहे हो कि डिटेक्टिव को उन पर शक है, और इसी सब के बीच वो डॉक्टर कॉलिन का चमचा भी चुरा लेते हैं, जिसको वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को जांच करने के लिए भेज देते हैं। अब जब रात में डिटेक्टिव वेड अपने घर में टीवी देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर डॉक्टर कॉलिन की एक पेशेंट चाकू से हमला कर देती है, जो वो ही पेशेंट थी जिसे जेन ने पहले सेशन में डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस में देखा था। वेड अब उससे किसी तरह बच तो जाते हैं, लेकिन उनके हाथ पर काफी गंभीर चोट हो जाती है। अब जेन डिटेक्टिव वेड के पास हॉस्पिटल में आती है, जहां बातों ही बातों में जेन उनसे उन साइकियाट्रिक के बारे में पूछती है जिसका जिक्र वेड ने एक बार पुलिस स्टेशन में जेन के सामने किया था। इस पर फिर वेड उसे उस साइकियाट्रिस्ट का पता बताते हैं और जेन तुरंत उनसे मिलकर डॉक्टर कॉलिन की रिकॉर्डिंग सुनाती है। इस पर फिर वो साइकियाट्रिस्ट जेन को हिप्नोटाइज करके उन बातों को जानने की कोशिश करती है जो डॉक्टर कॉलिन ने जेन को हिप्नोटाइज करके की थी, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम होती है। तब वो जेन से कहती है कि जरूर डॉक्टर कॉलिन ने उसके दिमाग में फेल सेव मैकेनिज्म लगाया है, जिससे कोई और जेन के दिमाग में झांककर उसकी और डॉक्टर कॉलिन के बीच हुई बातों को ना जान पाए। इस पर अब जेन कहती है कि उसने भी अभी हिप्नोसिस से कुछ देखा था और वो एक पेपर में उस जगह का एड्रेस लिखती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब साइकियाट्रिस्ट कहती है कि अगर जेन चाहे तो वो अपनी तरफ से भी एक फेल सेव मैकेनिज्म डाल सकती है जो जेन के काम आ सकता
लगता है। अब इसके बाद जेन उस एड्रेस को इंटरनेट पर सर्च करती है जहाँ उसे वही घर दिखाई देता है जिसे उसने सेशन के दौरान देखा था, जो घर किसी जेवियर सलेवन का था। और आगे सर्च करने पर उसे ये भी पता चलता है कि जेवियर सलेवन सीआई के साथ मिलकर किसी MK अल्ट्रा नाम के प्रोजेक्ट में काम करते थे, जहां वो लोगों को हिप्नोटाइज करके उनकी दिमाग में फेक मेमोरी डाला करते थे। अब जेन ये सारी बात डिटेक्टिव वेड को बताती है और खुद उस एड्रेस पर चली जाती है, जहां घर के अंदर जाने पर उसे डॉक्टर कॉलिन और उसकी पत्नी की तस्वीर दिखती है। फिर तभी पीछे से डॉक्टर कॉलिन आ जाते हैं, जो अब रिवील करते हैं कि जेन उनको अपनी पत्नी की याद दिलाती है। दरअसल उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो उन महिलाओं के अंदर फेक मेमोरी डाल रहे थे जो उनकी पत्नी से मिलती जुलती थी। वो ये भी रिवील करते हैं कि बाकी महिलाएं परफेक्ट नहीं थी, जबकि जेन बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे अब हम समझ पाते हैं कि आखिर जेन को ऐसे सपने क्यों आते थे, जहां वो खुद को डॉक्टर कॉलिन के साथ बेड पर देखती थी, क्योंकि वो जेन के अंदर अपनी पत्नी की याद डाल रहे थे, जिससे जेन को लगने लगा कि वो ही उनकी पत्नी है। इसके बाद फिर वो मौका देखकर जेन को बेहोश कर देते हैं और होश आने पर जेन खुद को डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस में फिर से अकेला पाती है। और फिर वो बिना देरी किए डिटेक्टिव वेड को कॉल करके बताती है कि वो इस समय डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस में है। इस पर फिर वेड कुछ पुलिस वालों को डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस में भेज देते हैं, लेकिन उन्हें वो ऑफिस खाली मिलता है क्योंकि जेन अब भी उसी घर में थी जो जेवियर सलेवन का था। और यहाँ हमें अब पता चलता है कि डॉक्टर कॉलिन जेवियर सलेवन का ही बेटा है। वहीं द डिटेक्टिव वेड को भी डॉक्टर कॉलिन के चम्मच पर मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक्टर कॉलिन का असली नाम जूलियन सलेवियन है। इसलिए वो तुरंत ही उस घर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ जेन है। इधर घर में डॉक्टर कॉलिन जेन को अपनी पत्नी की तरह तैयार कर रहा था, जिसके दौरान वो ये कह रहा था कि आज वो पूरी तरह उसकी पत्नी में बदल जाएगी। लेकिन तब तक डिटेक्टिव वेड वहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर कॉलिन से उनकी मुठभेड़ हो जाती है। इसी बीच जेन वहाँ आती है, जिसे डॉक्टर कॉलिन सोने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनकी हिप्नोसिस को तोड़कर डिटेक्टिव वेड की बंदूक उठाकर डॉक्टर कॉलिन को गोली मार देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और होश में आने पर वो देखती है कि डिटेक्टिव वेड उसके पास है, जो बताते हैं कि डॉक्टर कॉलिन मारे गए। और ऐसा कहने के बाद वो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा माय लव। पर फिर तभी जेन का फेल सेव मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने उसके अंदर कुछ इस तरह से उसके दिमाग को हैक किया था कि जब वो माय लव शब्द सुने तो उसे सारी सच्चाई दिखने लगे। और वेड के मुंह से माय लव सुनकर वो डॉक्टर कॉलिन की हिप्नोसिस से बाहर आ जाती है। और अब वो देखती है कि उसके साथ वेड नहीं बल्कि कॉलिन है। इसलिए फिर वो उसे धक्का देकर डिटेक्टिव वेड के पास जाती है, क्योंकि उसने डॉक्टर कॉलिन समझकर डिटेक्टिव वेड को गोली मारी थी। लेकिन वो अभी भाग्य से जिंदा था, जो जेंसी अपने बंदूक के बारे में बताता है, जिसे लेकर वो डॉक्टर कॉलिन को शूट कर देती है। और इस तरह डॉक्टर कॉलिन मारा जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम जेन को डिटेक्टिव वेड से मिलता देखते हैं, जो जेन को एक सीडी देता है जिसमें लिखा था कि स्लीप थेरेपी, यानी कि उसे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हिप्नोसिस की नहीं बल्कि अच्छी नींद की जरूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब जैसा कि आपने देखा कि इसकी कहानी एकदम क्लियर है और इसमें हो रही सारी चीजों का जवाब हमें मूवी के आखिर तक मिल जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की थियरी देने की जरूरत है। वहीं बात करें कि मूवी कैसी थी, तो मुझे ये काफी पसंद आई, क्योंकि ये आखिर तक टेंशन बिल्ड करने में कामयाब रही और आप इसे एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। और वहीं आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।